Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently we have seen the Indigo crisis. Indigo की कई सारी more than 2000 flights cancel हो जाती है. तो in this video we will talk about the India's aviation sector. किस तरीके से aviation sector यहाँ पे वर्क कर रहा है, क्यों Indigo की फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से इतनी ज़्यादा रकस हो गया था, यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, क्या इसकी मोनोपोली है मार्केट में, क्या सिस्टम वीक हो गया था, तो इसके बारे में हम बात करेंगे. देखिए अभी रिसेंटली हमने देखा कि इंडिगो की जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई तो उसकी वजह से मतलब इतना बड़ा इफेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि इंडिगो का जो शेयर है अराउंड 62% जो इंडिया का डोमेस्टिक एविएशन है उसमें इंडिगो की फ्लाइट्स है. देखिए दो है, एयर इंडिया एंड इंडिगो. इसमें सबसे ज़्यादा जो है इंडिगो की फ्लाइट चलती, 62% जो है इंडिगो का यहाँ पे क्या है शेयर है. इसका मतलब कि 10 फ्लाइट अगर है, मतलब 10 पैसेंजर अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो उसमें से 6 पैसेंजर इंडिगो को प्रेफर करते हैं, मतलब इंडिगो में जाते हैं. तो इस वजह से इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई. कौन कौन सी प्रॉब्लम आ गई, काफ़ी सारी फ्लाइट डिले हो गई, कैंसिल हो गई. अब देखिए इसमें हमें तो लगता है सिर्फ कैंसिल हुई, लेकिन वहाँ पे अब देखिए उन लोगों की कितनी बुरी हालत हुई होगी, क्योंकि कई सारे लोग रहते हैं जिनका मतलब कई सारे लोग तो ऐसे थे जिनकी वेडिंग थी, वेडिंग के लिए जाने वाले थे लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से नहीं जा पाए. कई सारे लोगों की इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी कि यहाँ से वहाँ जाना है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली जाना है, देन दिल्ली से उनकी इंटरनेशनल फ्लाइट है, अब वो फ्लाइट तो वेट करेगी नहीं. कई सारे लोगों को ट्रीटमेंट के लिए जाना था, क्रिटिकल कंडीशंस थी, तो ऐसी सिचुएशन वहाँ पे आ जाती है और अचानक एयरपोर्ट पे आने के बाद सबको पता चलता है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है. तो इस वजह से एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है. थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर स्ट्रेंडेड, कस्टमर केयर लाइंस बंद हो जाती है, ग्राउंड स्टाफ का शॉर्टेज हो जाता है, क्रू अनअवेलेबल हो जाता है. मतलब बहुत ज़्यादा अभी अचानक से क्या हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. ओवर शेड्यूल हो जाती है फ्लाइट्स लिमिटेड मैन पावर के साथ. रिपल इफेक्ट, मतलब सिंस इंडिगो जो है सबसे ज़्यादा फ्लाइट चलाता है, डिस्ट्रप्शन स्प्रेड अक्रॉस एयरपोर्ट्स नेशनली. मतलब इंडिगो की ही सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स अभी हमने देखा, तो इसी वजह से नेशनली पूरे देश में क्या हो जाता है, डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो जाता है. और कई सारे कंसर्न आते हैं जैसे कि ओवर डिपेंडेंस, एक ही एयरलाइन के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस होना, उसके साथ ही सेफ्टी होना स्टेज्ड ऑपरेशन की, एंड लैक ऑफ बैकअप कैपेसिटी इन इंडियन एविएशन, कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा, फ्लाइट कैंसिल हो गई तो कोई बैकअप ऑप्शन ही नहीं था. तो ये प्रॉब्लम्स बाहर निकल के आती है. तो और देखते हैं इसके बारे में, इंडिया के एविएशन सेक्टर के बारे में कि हमारा कैसा सेक्टर है, मतलब क्या कैसे वर्क कर रहा है. तो इंडिगो अभी हमने देखा तो इसके अंदर कई सारे जैसे फ्लोज हमें पता चले, जैसे मार्केट कंसंट्रेशन, मतलब एक ही उसके ऊपर क्या है, एक ही एयरलाइंस के ऊपर हमारा मार्केट कंसंट्रेटेड सबसे ज़्यादा, कंपटीशन कम है ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कई सारी एजेंसीज अलग अलग ऑपरेट कर रही हो फ्लाइट्स को. कंपटीशन क्या है यहाँ पे, बहुत लो है. एंड रेगुलेटरी और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, ये प्रॉब्लम्स यहाँ से बाहर निकल के आती है. और अगर हम देखें कि कैसा हमारा एविएशन है, तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है, मतलब जो डोमेस्टिकली फ्लाइट चलती है सबसे ज़्यादा इंडिया में, मतलब सब थर्ड नंबर पे आफ्टर यूएस एंड चाइना. इंडिया क्या है, थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है. 2024 में अगर हम पैसेंजर्स देखें तो मोर देन 350 प्लस मिलियन, मतलब मोर देन 350 मिलियन जो है पैसेंजर इसने ट्रेवल किया है. उसके साथ ही नवंबर 2024 की बात है कि एक ही दिन का सिंगल डे का रिकॉर्ड है 505412 पैसेंजर. इतना मतलब इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है एक ही दिन का आफ्टर कोविड. उसके बाद हमारी उड़ान स्कीम जो है, उड़े देश का आम नागरिक, इसने भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट किया है, क्योंकि इसका एम ही स्कीम का है कि ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं सबको मिले उड़ने का मौका, मतलब सबको फ्लाइट जाने का मौका मिले. तो इसकी वजह से कई सारे नए रूट बनाए गए, 619 रूट्स बनाए गए, 88 एयरपोर्ट्स हेलीपोर्ट्स जो है वो ऐड किए गए. उसके बाद एयरपोर्ट्स की अगर हम देखें नंबरिंग भी, तो ये 74 थी 2014 में, जो कि अभी 159 अराउंड हो चुकी है 2024 में, मतलब वो भी डबल हो चुका है. इंटरनेशनल ट्रैफिक अगर हम देखें कि इंटरनेशनल ट्रेवल करने वाले अगर हमारे देश में पीपल देखें तो 64.5 मिलियन है 2024 के अकॉर्डिंग ही, मतलब इतने ज़्यादा लोग तो इंटरनेशनल ही ट्रेवल करते हैं. तो इतना बड़ा मार्केट है हमारे देश का एविएशन का. उसके बाद अगर हम पोटेंशियल भी देखें तो देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे देश में, और हमारे साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो 4 बिलियन जो है स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन है. और इंडिया जो है मतलब ये प्रिपेयर हो रहा है काइंड ऑफ कि एविएशन का हब बन सकता है. हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, एयरपोर्ट्स का भी, एविएशन सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है, और पॉपुलेशन भी है. तो इंडिया इज पोइज्ड टू बिकम अ ग्लोबल ट्रांजिट हब, जैसे कि दुबई और सिंगापुर है अभी के टाइम पे. वर्कफोर्स की डिमांड अगर हम देखें तो बोइंग ने एस्टिमेट किया है कि मतलब जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, जिस तरीके से एविएशन सेक्टर ग्रो कर रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेवल करना पसंद कर रहे हैं. अब के टाइम पे लग्जरी नहीं रहा
मतलब ट्रेवल करना सिर्फ लग्जरी ही नहीं रहा, पहले क्या था, सिर्फ लग्जरी था काइंड ऑफ कि अब नॉर्मल पर्पस के लिए भी लोग फ्लाइट को प्रीफर करते हैं। तो जिस तरीके से मतलब डिमांड बढ़ रही है, एयरक्राफ्ट इंक्रीज हो रहे हैं, तो बोइंग ने फोरकास्ट किया है कि आने वाले टाइम पे लगभग 34,000 पायलट्स की नीड होगी हमारे देश में अपकमिंग 20 ईयर्स में। 45,000 से ज़्यादा टेक्नीशियंस की ज़रूरत लगेगी, क्योंकि अभी देखा गया है कि इंडिगो और एयरलाइंस दोनों ने मिलकर अराउंड मोर देन 1100 प्लस एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर दिए हैं। मतलब इतना अगर ऑर्डर दिए, इतने एयरक्राफ्ट आएंगे तो इतने टेक्नीशियंस और पायलट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। उसके साथ ही अगर हम MRO मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी की बात करें और एयरपोर्ट के एक्सपांशन की बात करें, तो GST जो है MRO पे वो भी अभी कम हो चुका है 18% टू 5%। तो उससे क्या हो गया कि उसकी कॉस्ट अब कम हो गई। इसका एम यही है कि इंडिया को ग्लोबल MRO हब बनाना। मतलब जैसे अभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द फ्लाइट मतलब करेंटली 2 बिलियन MRO जो है वो सिंगापुर और श्रीलंका जाते हैं। मतलब जब एयरक्राफ्ट्स का मेंटेनेंस लगता है, रिपेयर लगता है, ओवरहॉल लगता है, तो उसके लिए हमें दूसरे देशों में जाना पड़ता है। हमारे देश में कॉस्टली था, लेकिन अभी क्या हो गया, GST इसके ऊपर कम कर दिया गया है। मतलब हमारे देश में अगर ये मेंटेनेंस करवाते, रिपेयर ओवरहॉल करवाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, कम पैसा लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि ये रिक्वायर्ड होता है किसी भी एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस, रिपेयर करवाना, ओवरहॉल करवाना। उसके कई सारे प्रोजेक्ट नए भी चल रहे हैं और एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, जैसे जेवर हो गया, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये प्रोजेक्ट्स है कई सारे, मतलब जो कि आगे आने वाले टाइम पे बनने वाले हैं। उसके बाद अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें कि कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए टू बूस्ट और एविएशन सेक्टर, जैसे कि लेजिस्लेटिव अगर हम लॉ की बात करें तो भारतीय वायुयान अधिनियम जो है, इसने पुराने एक्ट को रिप्लेस किया 1934 वाले को और सिंप्लीफाई की रेगुलेशन, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने की बात करी इसने, कि जो फ्लाइट्स एविएशन सेक्टर है वहाँ पे इजी कर दे चीज़ों को, नॉर्म्स को इजी कर दे, रेगुलेशंस को सिंपल कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम बढ़ा सके। केप टाउन कन्वेंशन बिल जो है, इसका काम है कि जो लेजर होते हैं, मतलब जो लीज पे देते हैं, तो उसमें यहाँ पे क्या करना, एयरक्राफ्ट्स को प्रोटेक्ट करना, रिड्यूस करना लीजिंग कॉस्ट, मतलब कम दाम पे वो क्या हो जाए, एयरक्राफ्ट मिल जाए, ताकि जो पहले जैसे गो फर्स्ट ऐसे एयरक्राफ्ट में जो रीपोजीशन वाले इशू आए थे कि एक बार आपको लीज पे मिला, आपका टाइमिंग खत्म हो गया, उसके बाद भी आप उसको पोजीशन करके रख रहे हो, वहाँ पे आप फ्लाई कर रहे हो, तो ऐसे इशू ना आए, इसलिए यहाँ पे ठीक किया गया। डीजी यात्रा एक्सपांशन, देखो डिजिटली मतलब फेशियल रिकॉग्निशन होना थ्रू टेक्नोलॉजी। देखो अभी क्या होता है, जैसे आप एयरक्राफ्ट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे मतलब आपका जो पेपर वर्क है उसको कम करके फेशियल रिकॉग्निशन चालू कर दिया, मतलब 24 एयरपोर्ट्स पे है ये, ताकि उससे क्या हो जाएगा, चेक इन टाइम कम हो जाएगा, आसानी से पेपरलेस ट्रेवल हो जाएगा। तो ये अराउंड 4 करोड़ पैसेंजर जो है इसमें जुड़े हुए हैं। उसका सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें तो DGCA ने इस्टेब्लिश की है न्यू फ्लाइट रिकॉर्डर एनालिसिस लैब, ताकि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके इन्वेस्टिगेशन बहुत कम टाइम में फटाफट स्पीडली हो जाए। कार्बन न्यूट्रलिटी, अराउंड अगर 80 एयरपोर्ट्स जो है 100% ग्रीन एनर्जी से कर रहे हैं, मतलब हम रिन्यूएबिलिटी की तरफ भी जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल इन चीज़ों का यूज़ करके ग्रीन एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। कहाँ पे, एयरपोर्ट्स पे। तो दिल्ली एंड बेंगलुरु एयरपोर्ट्स ने अचीव भी किया है काफ़ी अच्छा लेवल, 4+ मतलब 5 लेवल और ऐसा। उसके बाद FTO लिबरलाइजेशन, मतलब अबोलिश करना एयरपोर्ट रॉयल्टी फी फॉर फ्लाइंग ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो है इसको अबोलिश करना, एयरपोर्ट रॉयल्टी फीस, मतलब जो पहले फीस लगती थी उसको खत्म करना, ताकि एनकरेज कर सके हम हमारे यहाँ के पायलट ट्रेनिंग को, और कॉस्ट जो है कैडेट्स की उसको कम कर सके। मतलब ये जो ट्रेनिंग की जो कॉस्ट लगती थी पहले, जो रॉयल्टी फीस लगती थी, उसको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। उसका चैलेंजेस की अगर बात करें हम, देखो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हमने देखे, हमारे यहाँ का नॉर्मल सेक्टर देखा, बट कुछ चैलेंजेस भी, किस तरीके के चैलेंजेस है, जैसे कि ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब मार्केट जो है हमारे यहाँ का जनरली डुओपोली है, इंडिगो एंड बाकी टाटा ग्रुप की जो एयर इंडिया विस्तारा जो है, मतलब इंडिगो और टाटा ग्रुप ने क्या कर रखा है, इसको सबसे ज्यादा कवर कर रखा है, मतलब 62% 29%, देखो पूरा ही जनरल अगर कवर देखे तो डुओपोली मार्केट बन चुका है, ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है हमारे यहाँ। हाई कॉस्ट ऑपरेशन की, अगर आप टर्बाइन फ्यूल की ही बात करें तो फ्यूल जो है उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा लग जाती है, मतलब 40% जो एयरलाइन का कॉस्ट आ रहा है उसमें, मतलब जितना कॉस्ट आ रहा है उसमें से 40% जो है फ्यूल का ही कॉस्ट आ रहा है, टैक्स इसके ऊपर ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से इंडियन ऑपरेशंस मतलब अगर हम देखें तो वो क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक, कई सारी चीज़ें, जैसे कि मेजर एयरपोर्ट जैसे कि मुंबई एंड दिल्ली,
यहाँ पे 0 स्पेयर स्लॉट है ड्यूरिंग पीक आवर्स, मतलब जब पीक आवर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, मतलब ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो वहाँ पे उनके पास ब्रेक का भी टाइम नहीं मिल पाता है। मतलब ओड आवर्स में उनको क्या करना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है। अब देखिए पायलट इतनी ज़्यादा फ्लाइट कैसे चलाएंगे, कि ये जो काम होता है पूरा फ्री माइंड का होता है। यहाँ पे आपका माइंड बिल्कुल शांत होना चाहिए, पीस में वर्क करना चाहिए, तभी आप फ्लाइट को अच्छे से ऑपरेट कर पाते, क्योंकि वहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मेंटेन करना, मैनेज करना सब चीज़ों को काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, तो कई बार कट फ्लाइट करना पड़ता है और उनके पास मतलब टाइम बचता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है हमें, ये भी काइंड ऑफ चैलेंज है हमारे लिए। उसका फ्रेजाइल फाइनेंशियल्स, देखो सेक्टर ही जो है, मतलब यहाँ पे कई बार क्या हो जाता है, एयरलाइंस मतलब क्रैश भी कर जाते हैं, हमने देखा जैसे अहमदाबाद में भी हो गया था। ऐसे कई बार प्लेन जो है क्रैश कर जाते हैं, जैसे गो फर्स्ट हो गया, जेट एयरवेज हो गया, किंगफिशर हो गया। ये हाईलाइट करते हैं कि किस तरीके से मतलब कितने थीन मार्जिन के बाद यहाँ पे सर्वाइव करना मतलब कितना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती है। वे अहेड, क्योंकि देखिए रोड पे चलाना इज नॉर्मल, बट हवा में उड़ना वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब वहाँ पे अगर बिगड़ा बैलेंस तो डिफिकल्ट है उसको मैनेज करना। तो क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है, तो पहला क्या होना चाहिए, विजिलेंस होना चाहिए। मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनको एक्स एंटी रेगुलेशंस लाना चाहिए। मतलब प्रॉब्लम आने से पहले ही सॉल्यूशंस हमें रखना चाहिए कि ऐसी प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है तो हमें ये सॉल्यूशन लाना है, ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए, ताकि डोमिनेंस जो है मार्केट लीडर, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स जैसे अभी क्रिएट हुई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जीएसटी इंक्लूजन होना चाहिए, मतलब जो फ्यूल है, टर्बाइन फ्यूल जो होता है उसके ऊपर जीएसटी आना चाहिए, मतलब ताकि 10 से 15% टैक्स लगे, जो अभी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, उतना नहीं, क्योंकि अभी वेट लगता है यहाँ पे, जीएसटी के अंदर नहीं आता है ये। तो इस वजह से उसका टैक्स की वजह से उस फ्लाइट वगैरह जो है सब कुछ एक्सपेंसिव हो जाता है, तो वो नहीं होगा। कंज्यूमर राइट्स को स्ट्रेंथन करना है, मतलब स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना है पैसेंजर चार्टर। मतलब ये ऑटोमेटिक क्या हो, कंपनसेशन, अगर फ्लाइट डिले होती है तो वहाँ पे कंपनसेशन मिले, फ्लाइट कैंसिल होती है तो उन्हें ऑटोमेटिक रिफंड मिले। ऐसा नहीं कि वो अप्लाई करेंगे फिर रिफंड आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर के राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए यहाँ पे। रीजनल हब डेवलपमेंट, मतलब हमें दूसरे जो जैसे गुवाहाटी हो गया, अहमदाबाद हो गया, ऐसे एयरपोर्ट्स को भी हमें डेवलप करना चाहिए इंटरनेशनल हब के लिए, मतलब रीजनल इंटरनेशनल हब के लिए, मतलब ताकि जो दिल्ली मुंबई जैसे एयरपोर्ट्स है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। प्रमोट करें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, उसके साथ ही प्रमोट करना है हमें लीजिंग हब, मतलब जैसे गिफ्ट सिटी जो है हमारा, वहाँ पे एयरक्राफ्ट लीजिंग हब बनना चाहिए। मतलब वहाँ से फाइनेंस मिल जाना चाहिए ताकि हमें अपने एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करने के लिए, फाइनेंस के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। जैसे कि अभी हमारी डिपेंडेंस आयरलैंड, दुबई के ऊपर है हमारी एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग के लिए, तो उस चीज़ से हम बच जाएंगे, हमारे ही नेशन से अगर फाइनेंसिंग मिल जाएगी तो ये कुछ चैलेंजेस है जिनके ऊपर अगर वर्क होता है तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा हमारा एविएशन सेक्टर, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारे देश को एज अ एविएशन हब बनने में। मतलब हमारा नेशन जो है, आसपास हमारा जो रीजन है, साउथ एशिया वाला एशियन रीजन जो है, तो उसमें क्या हो जाएगा, इंडिया कैन बिकम एविएशन हब, अगर ये जो प्रॉब्लम्स है ये सारी सॉर्ट आउट हो जाती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इंडिया ने काफ़ी चीज़ें, जैसे एक पैराडॉक्स फेस किया है, किस तरीके का कि डिमांड भी बढ़ रही है बट कॉम्पिटिशन यहाँ पे कम है, मतलब फ्लाइट्स कॉम्पिटिशन कम है, एयरलाइन का फाइनेंसेस यहाँ पे फ्रिजाइल है। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए हमें जरूरी है कि कंपटीशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, रेशनलाइज होना चाहिए, टैक्स मतलब थोड़ा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, पैसेंजर का एम्पावरमेंट होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर सही से होना चाहिए। अगर ये चीज़ें रहती है तो हम क्या हो सकते हैं, इंडिया कैन बिकम अ वर्ल्ड्स एविएशन कैपिटल बन सकता है बाय 2047 विथ रेजिलियंट कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।